नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीत। तो फिर आइए शुरू करते हैं। रात बड़े भैया का फ़ोन आया था। रुंधे गले से उन्होंने बस इतना कहा कि सुमी दिव्या नहीं रही। बस एक वाक्य और फ़ोन चुप हो गया। मैं भी एकटक उन्हें देखती हुई काट होकर रह गई थी। दिव्या नहीं रही। दिव्या जो जीवन का सौंदर्य का उल्लास का उमंग का प्रतीक थी वह नहीं रही। ये कैसे हो सकता है? सचमुच एकदम हंसती खिलखिलाती ठुमकती मचलती दिव्या को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना बड़ा ही कठिन लग रहा था। पर यह मजाक तो नहीं हो सकता। ऐसा क्रूर मजाक और वह भी बड़े भैया क्यों करेंगे? इस धक्के से उबरने में मुझे कोई आधा घंटा लग गया। जब मन थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैंने ही फ़ोन लगाया। इस बार लाइन पे छाया थी। ठीक तो है, वही तो सबके पास है, दौड़कर पहुंच गई होगी। वह भी बुरी तरह टूटी हुई थी। सुबकते ही उसने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि दिव्या ने अपने लैब की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके प्राण पखेरु तत्क्षण उड़ गए थे। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि आत्महत्या थी या मात्र दुर्घटना। हत्या की संभावना को भी एकदम नकारा नहीं जा सकता। ये तीनों ही संभावनाएं मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसने तो अपनी पसंद से ये कैरियर चुना था और अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ सपनों के देश में बसने चली गई थी। शादी को अभी मात्र 3 साल ही हुए थे। इतनी जल्दी कोई इतना हताश कैसे हो सकता है? और उसकी हत्या भला कौन करेगा? क्या उस जैसी निश्चल सरल लड़की से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है? और दुर्घटना का तो सवाल ही नहीं उठता। वह तो अपनी सहकर्मी से कहकर गई थी कि वह फ्रेश एयर लेने ऊपर जा रही है। फ्यूनरल कब है, कहाँ है? मैंने दबी जबान से पूछ लिया। दिव्या जैसी लड़की के फ्यूनरल की कल्पना तक सिहरा देती है, पर औपचारिकतावश पूछना ही पड़ा। फ्यूनरल तो बुआ वही हो गया, यहाँ लाने लायक स्थिति नहीं थी। चित्रा और अंकित गए हैं, मैं तो। और वह चुप हो गई। समझ गई कि देवी जी फिर से उम्मीद से हैं। चित्रा की शादी में मिली थी, तब एक बेटी थी, दूसरी की तैयारी थी। दिव्या की शादी में देखा 2 कन्याएं हैं, तीसरे की आहट है। अब ये चौथे की सूचना इस बार भी बेटी ही हुई तो उस मन स्थिति में भी मुझे छाया पर खींच हो आई। अच्छा, मैं कल रवाना हो रही हूँ, भैया भाभी का ख्याल रखना, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। फिर एक फ़ोन योगेश्वरी ट्रबल को किया कि कल किसी भी गाड़ी में मेरा आगरा के लिए रिजर्वेशन करा दे। इस उम्र में अब धक्के खाते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती। रात में ही मैंने सूटकेस जमा कर रख दिया। कल जिस गाड़ी में सीट होगी निकल जाऊंगी। अब समेट कर सोने गई तो 12:30 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। एक मन हुआ मम्मी को फ़ोन कर लूँ, पर घड़ी देखकर मैंने अपने आप को रोक लिया। वैसे भैया ने वहाँ फ़ोन तो कर ही दिया होगा, वह भी मेरे आगे पीछे ही पहुँचती होगी। मुँह से चाहे जैसा उल्टा सीधा बोलती रहे, पर ऐसे समय में सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आएगी। मुझे विश्वास है इस समय हम दोनों का वहाँ होना बेहद ज़रूरी है। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही होगी। भैया को सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं होगा। अम्मा के बाद उस घर के संबंध थोड़े औपचारिक हो गए थे। जब तक अम्मा थी तब तक तो मैं हर छुट्टी में घर पहुंच जाती थी, इसलिए लड़कियां भी मुझसे हिली हुई थी। खास करके दिव्या के लिए तो मैं फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड थी। पर अम्मा के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मा की देरवी पर ही मैंने भाभी को किसी से कहते हुए सुना था, अरे एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तो अभी बैठी है। वे तो बेचारी खटिया से लगी थी, पर ये तो खासम खास है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक और राज करेगी। अपने स्नेह की ऐसी अवमानना देखकर मन खट्टा हो गया था। तब से मैंने घर जाना छोड़ दिया था। या तो पम्मी के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाती थी या फिर किसी यात्रा कंपनी के साथ भारत भ्रमण कर आती। भैया के यहाँ तो बस लड़कियों की शादी या सगाई में जाना होता था। इसलिए दिव्या की भी जो आखिरी छवि मेरे मन में अंकित थी वह नववधू की ही थी। शादी के तुरंत बाद वह अमेरिका चली गई थी। इसके बाद शायद एक आध बार ही आई हो। रात भर दिव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। उसके कई रूप याद आते रहे। यूँ तो तीसरी बेटी के जन्म पर घर में मातम छा जाता था, पर जब नर्स ने वह जापानी गुड़िया हाथों में थमाई थी तो क्षण भर को अम्मा भी अपनी हताशा भूल गई थी।
वह लड़की घर भर की आंखों का तारा थी, खिलौना थी। घर और बाहर उसने इतना प्यार बटोरा था कि पूंजी के सहारे वह 7 जन जी लेती। इसलिए तो उसकी आत्महत्या के बाद गले नहीं उतर रही थी। किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने अपने को ट्रेन में चढ़ाया था। अम्मा के बाद से घर जाने का उत्साह ही लगभग ख़त्म हो गया था। फिर भी शादी ब्याह में जाते समय उत्साह न सही, एक उत्सुकता तो रहती ही है, पर इस बार तो ये सफ़र पहाड़ सा लग रहा था। वक्त काटने के लिए मैंने पिछली यात्राओं को याद करना शुरू किया। सबसे पहले छाया की शादी याद हो आई। मैं और पम्मी करीब करीब साथ ही पहुँचे थे। शादी में अभी 4-5 दिन बाकी थे, पर घर अभी से गोदाम बन गया था। पीछे वाला बरामदा तो बोरियों से अटा पड़ा था। कमरों में बिखरा हुआ सामान भी अपने लिए मुनासिब जगह तलाश रहा था। हमें लगा कि इस महासागर में अगर हमारी अटैचियाँ खो गई तो ढूंढे नहीं मिलेंगी। नहा धोकर हम लोग सुस्ता ही रहे थे कि तोंदियाल सा शख्स दाखिल हुआ। आंटी, आपकी लिस्ट के अनुसार सारा सामान भिजवा दिया था, मिला लिया था। बाकी सामान तो आ गया, पर शायद बासमती का कट्टा नहीं पहुंचा। आप क्या पंगत में बासमती परोसोगी आंटी जी? गोल्डन सेला चलने दीजिए, आजकल सब जगह रिसेप्शन में यही चलता है। मुकुंद, पंगत में जो तुम्हारा जी चाहे बनवाना, मैं तो घर के लिए मंगवा रही थी। अब साल भर 30 त्योहार चलते रहेंगे, दामाद का समधियों के आना जाना लगा रहेगा। उन्हें क्या सेला चावल खिलाऊंगी? अभी ले आऊं या बाद में लाने से चलेगा? बाद में ले आना। अभी तो ले आते तो लगे हाथ साफ सुख करके गोलियां डाल के रख देती। जी अच्छा, कहकर वह मुकुंद नामक प्राणी चला गया। तब मैंने पूछा, आजकल गोपाल दास के यहाँ से सामान नहीं आता क्या, या कि वह उन्हीं का आदमी है? क्या बात करती है भाभी झल्लाई, ये तो इनका स्टूडेंट है, फाइनल में है, इंग्लिश में एमए कर रहा है। पम्मी चुमकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे तो लगा जैसे सीधे किराने की दुकान से उठकर चला आ रहा हो। उसकी दुकान है, शहर का सबसे बड़ा किराना मर्चेंट है उसका बाप। मुझसे बोला कि इस बार छाया दीदी की शादी का सामान हमारे यहाँ से ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमें क्या, कहीं भी पैसे देने हैं, वहाँ ना दिए यहाँ दे दिए। ये पैसे देंगी, मम्मी फुसफुसाई। मैंने बड़ी मुश्किल से चिकोटी काटकर उन्हें चुप कराया। फिर विषय बदलने की गरज से भाभी से कहा, हमें होने वाले दामाद की फ़ोटो तो दिखाइए। हमने सुना है कि वह भी भैया के स्टूडेंट थे। हाँ, पिछले साल ही तो फाइनल किया है, गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, अब पीएचडी कर रहे हैं, मुरादाबाद में लेक्चरर हैं। भाभी फ़ोटो लेने भीतर चली गई तो पम्मी ने कहा, कन्यादान के लिए गोल्ड मेडल की वर दक्षिणा सौदा कोई बुरा नहीं है, क्यों दीदी? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? चुप कैसे रहूं दीदी? मुझे तो ये चिंता खाई जा रही कि इस साल अगर ये मोटूमल की पोजीशन आ गई तो बेचारी चित्रा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पम्मी की बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। अच्छा हुआ भाभी फोटो लेकर प्रकट हो गई, बात वहीं दब गई। हम लोग फोटो को मुआयना कर रहे थे कि कुछ सुदर्शन सा नवयुवक एक मिस्त्री टाइप व्यक्ति के साथ मंच पर अवतरित हुआ। आंटी जी, आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कह रही थी, ले आया हूँ। क्या क्या काम करवाना है बता दीजिए। सामान ले आए? कैसा सामान? एक तो बिजली की झालरें चाहिए, पूरे कंपाउंड में मकान में लगेंगी। 2 ठो पंखे चाहिए, एक बरामदे में लगेगा और एक छत पर। 2 ठो पंखे और 2 कूलर जनवासी में भी लगेंगे। हाँ, वहाँ एक रंगीन टीवी भी चाहिए। दूसरे दिन इतवार है, वे लोग महाभारत देखेंगे। और देखो, एक बड़ा फ्रिज 2 दिन पहले से ही आ जाना चाहिए। हलवाई ने कहा कि बंगाली मिठाई फ्रिज में ही रखी जाएगी। वह लड़का मुंह बाय भाभी की फरमाइशें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब सामान कहाँ से आएगा? अब ये भी मैं बताऊंगी, अजीब आदमी हो। हाथ हिलाते चले आए। सामान नहीं होगा तो इस बिजली वाले का क्या मैं चार डालूंगी? लड़का अपना सा मुंह लेकर बेचारा बाहर चला गया, साथ में मिस्त्री भी। पम्मी एकदम पूछ बैठी, भाभी ये क्या वही स्टूडेंट है? हाँ, क्यों? तो इस साल इसे ही गोल्ड मेडल दिला दीजिए। क्यों? उस समय पता नहीं कहाँ से चित्रा कमरे में टपक पड़ी। पम्मी की उससे कभी नहीं बनी। इस बार भी पम्मी को अपमानित करते हुए वह कसेले स्वर में बोली, उसे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं छोटी बुआ, आलोक हमेशा से टॉपर रहा है। चित्रा शायद सेफ की चाबी लेने आई थी, वह लेकर चली गई, पर वातावरण को बड़ा ही असहज बना गई। मैंने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, दरअसल भाभी लड़का इतना सुंदर है कि हमें लगा चित्रा के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। अरे सुंदर है तो क्या सिर पर बिठा ले? भाभी ने हकारत से कहा, न जात का है न बिरादरी का। वैसे भी चित्रा के लिए तो हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ढूंढेंगे। वो तो छाया का रंग थोड़ा दबा हुआ था,
तो हमने सोचा कि चलो प्रोफेसर ही सही। हाँ सो तो है, प्रोफेसर की तो कैसी भी बीवी चल जाती है। पम्मी किसी तरह बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाते हुए बोला, चलो थोड़ा लॉन में घूम आते हैं, बैठे बैठे पाँव अकड़ गए हैं, अब तो धूप भी कम हो गई होगी। बाहर आते ही मैंने उसे आड़े हाथ तो लिया। तुम्हारी जबान पर क्या कांटे उगाए हैं जो एक बात भी सीधी नहीं निकलती? कुछ भी कहने से पहले कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। तुम्हारे पास तो अपना घर परिवार है, पर मुझे तो रिटायर होकर यहीं इन्हीं लोगों के पास आना है। कोई ज़रूरी है मेरे यहाँ भी तो आ सकती हो। बहुत संकोच हो रहा हो तो अपनी सारी जमा पूंजी मेरे छोटे के नाम कर देना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। मैं कोई माकूल सा जवाब देने की सोच ही रही थी कि उसने कहा, दीदी उधर फाटक पर देखो। मैंने देखा आलोक नामक वह शख्स अपने स्कूटर पर अब भी बैठा हुआ सड़क ताक रहा था। कमाल है, इतनी लताड़ खाने के बाद भी जनाब अभी भी जमे हुए हैं। गोल्ड मेडल का सवाल है दीदी, शायद मिस्त्री को भेजकर सामान मंगवाया होगा। पर इस बार पम्मी का अंदाजा गलत साबित हो गया था। बाद में पता चला था कि बिजली का काम भी मोटू मल ने ही अंजाम दिया था। इस फिक्रे के साथ ये क्या उस हो चुके बस का है। उस समय आलोक को ही मिस्त्री का नहीं किसी और का ही इंतजार था। एकाएक बस सतर्क होकर खड़ा हो गया। एक साइकिल सड़क से सरपट आती हुई सर से फाटक के अंदर दाखिल हुई और उसके साथ साथ आलोक भी। वह दिव्या थी, स्कूल से लौटी थी। आते ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। ये वक्त है तुम्हारे घर लौटने, घड़ी देखो। ओफो, क्यों नाराज होते हो? एक्स्ट्रा क्लास थी आज फिजिक्स की। फेंको मत, जुलाई में कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती है? लगती है बाबा, यहाँ 10th और 12th के लिए वीक में 2 बार लगती है, उसने रुआसी आवाज में कहा। और आप अभी जाना मत, मैं अभी तैयार होकर आई। कहाँ जाना है? मार्केट। और कहाँ? चूड़ियाँ लेनी है, मेकअप का सामान खरीदना है, टेलर के यहाँ लहंगा भी तो उठाना है। तो जाओ जल्दी करो। जैसे ही वह मुड़ी उसने हम लोगों को देखा। अरे आप लोग कब आई? आलोक था, ये तो दोनों मेरी बुआ है, ये सुमी बुआ और ये पम्मी बुआ। उसने शालीनता से हाथ जोड़ दिए। दिव्या ने हमारे पाँव को हल्का सा स्पर्श किया और भीतर भाग गई। जाते हुए फिर एक बार आलोक को रुकने के लिए जता गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसने मेरा इतना औपचारिक अभिवादन किया हो, नहीं तो वो तो बस लिपट जाती थी, झूम जाती थी, मचल जाती थी कि अभी सूटकेस खोलकर दिखाइए कि हमारे लिए क्या लाई हैं। थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैंने अपने मन को समझा लिया। दिव्या बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। सचमुच जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मानना ही पड़ा कि वह बड़ी हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में गुड़िया सी दिखती दिव्या सलवार सूट में एकदम आकर्षक युक्ति लग रही थी।